विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। श्रोताओं, हम आजकल एनर्जी यानी ऊर्जा निर्मित के कई सारे तरीके सुनते देखते आए हैं, जैसे बायोगैस हो या मीथेन गैस का उपयोग। ऐसे ही अलग तरीके से ऊर्जा बनाने के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जिससे प्रदूषण भी कम हो और ऊर्जा भी निर्माण कर सकें। आज हम ऐसे ही एक वैज्ञानिक से आपको मिलवाना चाहते हैं, तो स्वागत करें डॉक्टर सुमित डागर जी का। डॉक्टर साहब वैज्ञानिक ई के तौर से जैव ईंधन विभाग में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में कार्यरत है। इनका विषय है अनएरोबिक सूक्ष्म जंतु का उपयोग कर सेंद्रीय कचरे से ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। तो सुनते हैं डॉक्टर जी से उनके अनुसंधान के बारे में। कृषि उत्पादन के बाद बहुत सारे कृषि अवशेष बच जाते हैं खेत में। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास जो राइस स्ट्रो है, भूसा भी बोलते हैं उसको, तो उसका कैसे है कि इस तरीके के काफी सारे अवशेष होते हैं। शुगर केन बगास एक दूसरा है, मेज स्ट्रो है, कॉटन स्टॉक्स है। तो इनमें से काफी सारे जो अवशेष हैं उनको खेत में जला दिया जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उसकी वजह से क्या है, एक प्रदूषण होता है। दूसरा उसका नुकसान है जो कि न्यूज में या मीडिया में नहीं आता है, वो है जो जमीन में सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ऊपर भी उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनके प्रकार और उनका नंबर दोनों कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कृषि उत्पादन पे काफी नकारात्मक असर होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, इन सभी में से एनर्जी निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्शन में, तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है वो शुगर्स के बने होते हैं, तो उनमें से जो सूक्ष्म जीव हैं वो एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन जो लिग्निन है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो डिग्रेडेशन उसका काफी डिफिकल्ट होता है। और जो भी ये प्रोसेस हैं जो मैंने आपको बताए, बायोहाइड्रोजन, बायोमीथेन, बायोइथेनॉल, ये सब एनारोबिक या अवायवीय प्रोसेस है। तो अवायवीय कंडीशंस में, एनारोबिक कंडीशंस में लिग्निन डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि उसको केमिकली या फिजिकली हाई टेम्परेचर, एसिड, एल्कली यूज करके निकालते हैं। लेकिन जैसे ही हम केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं कोई भी प्रोसेस में, तो उसका कॉस्ट और बढ़ जाता है और उसके साथ ही वातावरण पे भी उसके नकारात्मक असर होते हैं। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, इनमें से काफी सारे स्पेशलाइज्ड हैं जो विशिष्ट हैं, तो उनको हम प्रयोग करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अवायवीय कवक है। काफी सारे अवायवीय बैक्टीरिया भी हैं और मिथेनोजेनिक आर्किया भी हैं, जिनको हम मिथेनोजेंस भी बोलते हैं, जो मीथेन का निर्माण करते हैं। तो इन सब सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग करके इनको प्रयोग में लेके आ रहे हैं। डॉक्टर डागर जी ने अपने अनुसंधान में
खेती के जैविक कचरे से ऊर्जा निर्माण करने के लिए अनएरोबिक माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है, ये तो बताया। लेकिन अब ये अनएरोबिक माइक्रोब्स किस तरीके से प्राप्त किए जाएंगे और उसका उपयोग कैसे होगा, ये सुनते हैं डॉक्टर सुमित जी से। सबसे पहले तो हमारा जो काम रहा है वो अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट से उन सूक्ष्म जीवों को निकालने का रहा है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जैसे फंजाई है, तो वो जो भी गट हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके गट में होते हैं। तो हमने क्या किया है कि अलग अलग हर्बीवोर्स के गट से, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, गधे, घोड़े, इन सब के गट से हमने या फीकल सैंपल से ये सूक्ष्म जीव निकाले हैं। ऐसे ही हम बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं अपने देश में, गर्म पानी के झरने वगैरह हैं, वहां से काफी सारे हमने कल्चर लिए हैं। तो इनिशियली हमने एक पूरा का पूरा हम माइक्रोबियल बैंक बोल सकते हैं, ये हमने जनरेट किया। उसके बाद हमने इनका स्क्रीनिंग किया अलग अलग एक्टिविटी के लिए, कौन से इनमें से सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत ही एफिशिएंट है सबस्ट्रेट डिग्रेडेशन में या हाइड्रोजन बनाने में या मीथेन बनाने में। अभी हमारे 50 से 100 लीटर के स्केल पे हमने अभी ट्रायल कंक्लूड किए हैं। इवेंचुअली हम अभी काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन और स्केल अप प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हम उसको लार्ज स्केल पे लेके जा सकें। और इस संदर्भ में हमने अभी तक 2 टेक्नोलॉजी भी विकसित करी है, जो इंडस्ट्री के साथ हमने कोलैबोरेशन में उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है। पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है इन एग्रो वेस्ट से बायोहाइड्रोजन के निर्माण की फर्स्ट स्टेज में। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि एनारोबिकली डिग्रेड करते हैं सेलुलोज हेमीसेलुलोज को, जिससे शुगर्स रिलीज होते हैं एंड उसके बाद उनको वो फर्मेंट या किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफी सारे एसिड्स जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रथम चरण के बाद हाइड्रोजन हमको मिल जाता है। जो ये बचे हुए एसिड्स हैं या बचा हुआ जो बायोमास है वो दूसरे चरण में जाने के बाद अलग प्रकार के उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें मिथेनोजेंस भी होते हैं। तो वो मिथेनोजेंस इन एसिड्स का बायोमीथेन या जिसको जैव मीथेन भी बोल सकते हैं में कन्वर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें 2 चरणों में जैव हाइड्रोजन प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में हमको जैव मीथेन मिल जाती है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी है उसमें हम सीधे रूप से एक ही स्टेज में जैव मीथेन का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसमें मीथेन का उत्पादन है वो काफी हाई रेट से होता है और काफी एफिशिएंट प्रोसेस हमने डेवलप किया है, जिसमें कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा बायोमास को हम प्रोसेस करके ज्यादा से ज्यादा यील्ड हमको मिल जाती है ये जैव मीथेन की। तो ये दोनों हमने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की है टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो हम मुख्यतः जो वेस्ट हैं जैसे म्युनिसिपल वेस्ट हैं या एग्रो वेस्ट हैं, तो इन सब का प्रयोग करते हैं। तो वी आर मेकिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट विच इज इन लाइन विद द पीएमओ गाइडलाइंस। अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी इन्हीं पे काफी जोर रहा है। तो इनके साथ कैसे है कि जैसे अगर हम सपोज जो जैव अवशेष हैं, एग्रो वेस्ट हैं, उनको हम ले पाएंगे तो अगर कमर्शियली वायबल प्रोसेस होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस डेवलप होंगे तो किसानों से उन इंडस्ट्रीज खरीदेंगे वो सब। तो जो अभी प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण कम हो जाएगा, उसके साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। दूसरा इसमें जो मैंने अभी तक एक बात आपको नहीं बताई है, इन सभी प्रोसेस के बाद हमको जैव ईंधन तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में हमको इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलते हैं। तो जो बचा हुआ बायोमास होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें बहुत ही रिच होता है। तो ना कि इनका प्रयोग करके हम जमीन में जो कार्बन जो कम हो रहा है अभी कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, वो भी बढ़ा सकते हैं। साथ में जो हमारा अभी ओवर डिपेंडेंस है ऑन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के हम जो प्रयोग कर रहे हैं, जिससे और अधिक प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि काफी सारे जितने यूज में नहीं होते उतना फर्टिलाइजर अप्लाई होता है। बारिश के बाद, लीचिंग के बाद वो नदी नालों में बह के और वहां पे पोल्यूशन कर रहा है। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो इन प्रोसेस के बाद बनेगा वो यूज करेंगे तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि हम ये फर्टिलाइजर उनको देंगे तो उनका जो कॉस्ट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने का वो भी कम हो जाएगा और उनकी जो आय है वो भी बढ़ने की काफी संभावना है।
तो उसके अलावा जो स्वास्थ्य पे असर जो हो रहा है इन सब चीजों का, वो तो हम समझ ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। खेती प्रधान देश होने के कारण गन्ना, चावल, इनके खेतों से जो कचरा खलिहानों में बच जाता है, उसका उपयोग करके अनएरोबिक कवच यानी अनएरोबिक माइक्रोब्स के माध्यम से जैव ईंधन बनाने का अनुसंधान हम सुन रहे हैं। डॉक्टर डागर जी इस अनुसंधान से किसानों का फायदा होने के बारे में बता रहे हैं। जैव खाद मिलने के साथ साथ पर्यावरण पर होने वाला असर और हमारी सेहत पर होने वाला नुकसान ये अनुसंधान कम कर सकता है। तो आगे डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि इस विषय पर दुनिया में क्या काम शुरू है। दुनिया के सभी देशों में एनर्जी पे सस्टेनेबल होने के लिए, शाश्वतता में लाने के लिए कई सारे अनुसंधान शुरू हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर डागर जी को। अभी रैंकिंग का तो इस प्रकार से कोई रैंक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैव उत्पादन है जो जैव ईंधन का है, उनमें अगर हम बात करें तो काफी सारे देश हैं, जैसे यूएस है, ब्राजील है, इवन चाइना है। तो ये जैव ईंधन 2-3 प्रकार के आते हैं। एक वो ईंधन होते हैं जो जिसमें बायोफ्यूल्स बनते हैं, लेकिन वहां पे हम जो फूड या फीड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्राजील में जो इथेनॉल बनता है, बायो इथेनॉल, वो आपका शुगर केन से बनता है। यूएस अमेरिका में बनता है वो मेज से बनता है। तो वहां पे हम जो फूड है वो सबस्ट्रेट यूज करके कर रहे हैं, तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन या बायोफ्यूल्स बोलते हैं। जो हमारा जो अनुसंधान है उसमें हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल पे काफी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे चाइना हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां पे अभी काफी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन अभी ये अनुसंधान अपने फाइनल स्टेजेस में नहीं है। लेकिन अगर हमको लीड मिलती है इसमें, क्योंकि अभी हम स्केल अप कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, तो काफी सभी देशों में भी हम इस टेक्नोलॉजी के लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अनुसंधान संस्थान में है 100 लीटर तक के हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे हमको इंडस्ट्रीज के हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैव हाइड्रोजन का जो हमारा है अभी प्रयोग, वो हम 10,000 लीटर के स्केल तक लेके गए हैं उसको, तो वो ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। ये हमने KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अभी थर्मेक्स लिमिटेड पुणे में कंपनीज हैं, इनके साथ हम 10,000 लीटर के स्केल तक उनको ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो हम इनको और बड़े स्केल पे अभी लेके जाएंगे। अनुसंधान में कैसे है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं, R&D रिसर्च इंस्टीट्यूट के अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट हम करते हैं एक साथ, तो उसमें दोनों को फायदा होता है। काफी सारे स्पेशलाइज्ड एरिया हैं, जैसे स्केल अप का मैंने बताया, हायर स्केल पे इंजीनियरिंग कंपोनेंट वगैरह है, तो वो हमको इंडस्ट्रीज से काफी मदद मिल जाती है। दूसरा, हमें इंडस्ट्रीज से ये भी समझ आता है कि उनको कितना यील्ड किस लेवल पे चाहिए, ताकि जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। इससे विन विन सिचुएशन है इसमें दोनों को। लैब तक हमारे जो R&D आउटपुट है वो सीमित नहीं रहती है, आगे हम फिर उसको लेके जा सकते हैं। तो अभी एटलीस्ट हम 3 से 4 इंडस्ट्रीज के संपर्क में हैं। इसके आगे हमें जैव इथेनॉल पे हम लोग जो सेकंड जनरेशन मैंने बताया, जो एग्रो वेस्ट से हम कर सकते हैं, तो उसमें हमारा अभी चल रहा है काफी काम। तो उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। ऐसे ही अच्छे से प्रयास करते रहेंगे तो वी कैन बी द लीडिंग कंट्रीज इन दिस एरिया ऑफ रिसर्च। मेजरली हमारा जो काम है वो FIV सूक्ष्म जीवों पे है, तो इस प्रोसेस में काफी सारे नए जीव भी पाते हैं, तो वो हम रिसर्च काफी जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। इसमें जर्नल्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे आर्काइव्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फ्रंटियर्स है, माइकोकीज है। तो जो नए सूक्ष्म जीव की प्रजातियां हम खोज पाते हैं वो हम वहां पे प्रकाशित कर लेते हैं। अभी तक हमने एक पेटेंट सबमिट किया है। इसका हमने फाइनल अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट किया है। उसका हियरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ समय में। तो एक पेटेंट हमारा है, 2-3 पेटेंट हमारे प्रोसेस में है। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी लोगों का और DST का
काफी खुशी की बात है कि रिसर्च के बारे में सामान्य लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे प्रयासों की हमें जरूरत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग भविष्य में भी ये सब करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुमित डागर जी। स्टेम पॉपुलराइजेशन श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yerlavani Community Radio, Sangli, Maharashtra.